नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कोविड-19 की एक सेकंड वेव जो है वो हिट कर रही है, उन शहरों को भी जहां पहले उतनी शिद्दत से नहीं थी, जैसे हैदराबाद को हिट कर रही है, मुल्तान को हिट कर रही है, उसी समय में उसी वक्त में हमारे सामने ये खुशखबरी आती है कि अमेरिकन फर्म फाइज़र और जर्मन फर्म बायोएनटेक ने यह दावा किया है, और दावा बड़ा क्रेडिबल है, कि उन्होंने कोविड-19 के ख़िलाफ़ एक क्रेडिबल वैक्सीन इन्वेंट कर ली है। और जो टेस्ट ट्रायल उसके हुए हैं उनको गालिबन फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का अप्रूवल भी उनको या तो मिल चुका है या मिलने लगा है, कि उन्होंने जो टेस्ट ट्रायल्स किए हैं वो 90% इफेक्टिव और सही साबित हुए हैं। हालांकि जो क्राइटेरियन था वैक्सीन के लिए, क्योंकि वैक्सीन 100% सक्सेसफुल नहीं होती, क्राइटेरियन था 50% का, लेकिन फाइज़र की और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो 90% सही साबित हुई है। अब फाइज़र ने यह कहा है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले यानी 31 दिसंबर 2020 से पहले 50 मिलियन 5 करोड़ वैक्सीन जो है फाइज़र सप्लाई करेगा, उसको इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस कर सकेगा, और 2021 में 1.3 बिलियन यानी 1.3 अरब वैक्सीन जो है वो फाइज़र जो है वो दुनिया भर में दे सकेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी चीज़ सामने आ रही है कि अमेरिकन फर्म मॉडर्ना, चाइनीज़ स्टेट फर्म्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोपियन फर्म एस्ट्राजेनेका के बाहमी इश्तराक से भी जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी सामने आने वाली है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी दुनिया में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी। जो चैलेंज होगा पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, कि बाहर तो ममालिक में इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेंगी, वैक्सीन हो सकता है महंगी हो। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसका चैलेंज ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलके इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हासिल करने की भी कोशिश करें, और उसके लिए थर्ड वर्ल्ड के लिए यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ममालिक के लिए एक चीपर, एक सब्सिडाइज प्राइस जो है उसका अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तयन कर सके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। इस पॉजिटिव खबर के बड़े इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स भी हुए हैं दुनिया की इकॉनमी में, जहां फाइज़र, बायोएनटेक और बहुत सी फार्मास्यूटिकल वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज की शेयर प्राइस में, स्टॉक प्राइस में इजाफा हुआ है, वहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है, और गोल्ड की प्राइसेस जो हैं उसमें कमी हुई है, चूँकि अमेरिकन हुकूमत एक और स्टिमुलस पैकेज के ऊपर गौर कर रही थी, और जिस वजह से गोल्ड की प्राइस में इजाफा हो रहा था। पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा इसलिए हुआ है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री ने और उन्हें अंदाज़ा लगाया कि ट्रैफिक बढ़ेगी, ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकेंगे। इसी तरह से होटलिंग इंडस्ट्री के शेयर्स में भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लोगों को अब चंद महीने और एहतियात करने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं कर पा रहे वो एहतियात उनको करने की ज़रूरत है, और वैक्सीन जो है वो अब एक अवेलेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर ये चीज़ शामिल होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आ जाएँ तो पाकिस्तानी सियासत की जो इंतहा पसंदी और पोलराइजेशन है वो अपने अरूज पे है, जहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी होने हैं और PDM की एक मूवमेंट भी है, और PDM ने ऐलान कर दिया है कि वह बहुत जल्दी एक फ्रेश चार्टर ऑफ या नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लेकर आएंगे, और जलसों की तैयारी है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद पेशावर में, उसके बाद जो है वो लाहौर का जलसा, उसके बाद शायद मुल्तान का जलसा। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने, एक तरफ से वैक्सीन आई है, जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कभी मेडिकल स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पहली ही साल के बाद उनको छोड़ना पड़ गया मेडिकल कॉलेज कुछ वजूहात की वजह से। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने कहा है कि डायग्नोसिस किया, उन्होंने तशखीस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक मर्ज़ है, एक बीमारी है, और उस बीमारी का नाम जो है वो इमरान खान है। अब इमरान खान बीमारी है, तो अब अगर अपोजिशन जलसे कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपने काउंटर जलसे जो हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। पहले सवात में उन्होंने एक जलसा किया, बड़ी सख्त ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, फिर उन्होंने हाफिज़ाबाद में भी एक जलसा किया। अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम इस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो बगावत कर रहे हैं या म्यूटनी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने खुद बड़ी ऐसी सख्त बातें कही हुई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को टेम्परेचर जो है इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप से हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या उसी तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन जनाब साबिर शाकिर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब नज़ीर लगारी साहब जो कि एडिटर इन चीफ़ हैं बोल टेलीविज़न के, उसके अलावा पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, और वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे शाहीन सेबाही साहब जो एडिटर इन चीफ़ रह चुके हैं द न्यूज़ अखबार के, वो मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर सकेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। यहाँ से हम बात का आगाज़ करें। शाहीन सेबाही साहब से अगर मैं बात का आगाज़ कर लूँ, खासा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शाहीन सेबाही साहब,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस आया है डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, वो कॉलमनिस्ट हैं, पढ़ाते भी हैं, फैकल्टी मेंबर भी हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है जिसका उन्वान है टू माइंडेड एंड टू हार्टेड डेमोक्रेट, जिसके आखिर में उन्होंने ये सवाल पूरी उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का नक्शा और एनालिसिस करने के बाद कहा है कि मुझे हैरानगी ये है, आई एम अमेज्ड कि हम अभी भी इनको सुनते हैं और हम अभी भी पाकिस्तान में ट्रस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो कोई तब्दीली ला सकते हैं या हमारे लिए बेहतरी का कोई काम कर सकते हैं। इस पे क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब जबकि परफॉर्मेंस हमारी ज़ीरो है पॉलिटिक्स की, सबकी, सारों की, तो हम ये कहते कैसे हैं और हम बिलीव क्यों कर लेते हैं? क्या वजह है कि आवाम इसमें बिलीव करते हैं या करते ही नहीं है? क्या आपको समझ आती? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। आप भी काफी दिन से प्रोग्राम में नहीं थे, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि आप यू आर बैक। देखिए, पहली बात, पिछले हफ्ते था, मैंने पूरा अमेरिकन इलेक्शन कवर किया। जी जी जी, मैंने देखा था, आप बिल्कुल सही। मैंने सर 3 दिन अमेरिकन इलेक्शन कवर किए। सही। आपने कोविड से शुरू किया था, तो एक कमेंट में कोविड पे कर दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई दफा अपनी तकरीरों में ये कहा कि 4 नवंबर को कोविड गायब हो जाएगा। पर ये सारा का सारा जो शोर मचता है और सारे मीडिया पे कोविड 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 जो होता है, ये सिर्फ मुझे हराने के लिए होता है। और अब वो हार गए, तो लगता यह है कि सारी अच्छी खबरें जो है वो कोविड की आना शुरू हो गई हैं। मगर ये नहीं कहता मैं कि ये उनको हराने के लिए कोविड किया गया था, लेकिन ये कि वो ऐसा ही रहा है कि अब सारी कंपनीज कह रही हैं कि हमारे टेस्ट पॉजिटिव हो गए, जो बड़ी अच्छी बात है और ये होना चाहिए था और होगा और बेहतर, सारे दुनिया के लिए बेहतर होगा, ये अच्छी बात है। मगर ट्रम्प साहब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल, नहीं, आप कहीं ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज है 9 नवंबर, तो अगर ये खबर 3 नवंबर से 4 नवंबर से पहले आती तो डोनाल्ड ट्रंप इसे इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे थे ना कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। मैंने उनकी स्पीचेस सुनी है, वो कह रहे थे कि वैक्सीन आएगी बहुत जल्दी। जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा बिल्कुल, लेकिन ये कि ये पॉलिटिक्स के बयानात जो आते रहे वो है, और ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी और मेरा ख्याल है जल्दी आ गई है, तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। मगर वो अब हार चुके हैं, तो इसलिए वो उनकी इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। बाकी दूसरी बात जो आपने फरमाई कि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि जी हम इनको ट्रस्ट कैसे करें, हमारे लोकल पॉलिटिशियंस को, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अभी आपने कहा कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात हो रही है, नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे। जो पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसमें कुछ शायद थोड़ा सा मेरा एक 1% हाथ था कि मैंने बेनजीर साहिबा को सजेस्ट किया था कि ये आप जद्दा जाके नवाज शरीफ साहब से चार्टर करें, और उस वक्त दोनों मिलके फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ ये चार्टर करेंगे। अब ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हो रहा है, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता। अब इसको होना चाहिए चार्टर ऑफ ऑनेस्टी, ताकि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे ये एक दूसरे के खिलाफ जो बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, अंदर कुछ करते हैं बाहर कुछ करते हैं, अंदर खड़े होकर कहते हैं कि जी हम लड़ेंगे, और बाहर जब निकलते हैं तो आके फौरन वोट दे देते हैं, 2 मिनट नहीं लगते और लोटे हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ये जो एक ऑनेस्टी जो नहीं है हमारे सियासतदानों में, और यही बेसिक वजह है कि ये डॉक्टर साहब ने लिखा है कि जी इन पे हम भरोसा कैसे करें, वाकई भरोसा कैसे करें, क्योंकि इनका कोई ना सर है ना पैर है, ना इनकी किसी बात पे यकीन किया जा सकता है। तो ये हमारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, और खास इसमें सबसे बड़ा जो रोल है मेरा ख्याल है हमारे मीडिया का है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, और ये एजुकेशन का रोल प्ले करें कि ये लोग इतनी जल्दी ना बहक जाया करें, क्योंकि हमारे लोग बड़ी जल्दी बहक जाते हैं। एक बिरयानी के प्लेट पे बहक जाते हैं, या कोई वादा कर ले बहक जाते हैं। ये जरा ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरे साथ रहें। अब मुझे इसी डिबेट को मुझे जरा नज़ीर लगारी साहब की तरफ ले जाने दीजिए। लगारी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली जो एहसान हैं, उनका बुनियादी आर्गुमेंट यह है कि पाकिस्तान की सियासत और जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की गवर्न करने की, उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटरवेंशंस के साथ नहीं है, क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशंस भी और इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी नेगेटिव है, बहुत हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अपने किस्म के मसाइल हैं, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है जो पिछली चली है गुज़िश्ता 12 बरस की, उसमें कोई डिलीवर करने की एबिलिटी नहीं है। ये हो गया एक पॉइंट।
अब दूसरी तरफ ये जो पीडीएम कहती है कि हम एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेके आएंगे, उनकी असम्पशन जो सारे आर्गुमेंट्स की है सियासत की जो एक पूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन है, और अगर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस या इंटरवेंशन ना होती तो फिर हम पाकिस्तानी सियासत जो है बड़ी ज़बरदस्त चलाते और उसके नतीजे में बड़े ज़बरदस्त मसाइल के हल जो हैं वो यहाँ पर निकल सकते थे। आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? तो यही है, अगर हमारे यहाँ सियासत आज़ाद होती, कायदे आज़म के बाद से लेकर आज तक सियासत आज़ाद नहीं रही है। कायदे आज़म के बिल्कुल करीबी साथी जो थे उन सबको एक एक करके चोर कहकर, डाकू कहकर और उनको लुटेरे कहकर और उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर उनको सियासत से बाहर किया जाता रहा और ये सिलसिला कभी रुका नहीं है। सियासत में जो इदारों की मुदाखलत है वो ऐसा नहीं है कि कुछ ढकी छुपी बात है। एक एक आदमी को पता है कि ऐसा होता है। जब आपको सही ग्राउंड ना हो, जब आपके पास काम करने के लिए मौके ना हो, तो यकीनन आप गलतियां करेंगे। जिसको इस बात का खौफ हो कि मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा, हर एक आदमी की नीयत पर, उसके मुल्क से मोहब्बत पर अगर शक किया जाए, जो ज़मीन ज़ादे हैं, आप इस धरती में पैदा हुए, आपकी अगर आपके ऊपर मुल्क से मोहब्बत पर आपकी शक किया जाए, अगर आपका इस ज़मीन से वाबस्तगी का रिश्ता 5000 साल का है और फिर भी आपको गद्दार कहा जाए, तो फिर एक बड़ा खतरनाक किस्म का सवाल पैदा होगा और खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा होगी पाकिस्तान की। अच्छा, लेकिन आपका इस्तदलाल ये है, तो आप ये समझते हैं कि मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का अगर रोल ना होता तो पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें सॉल्यूशंस ढूंढने की सलाहियत है, बिकॉज जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने कोई थ्योरेटिकल भी सॉल्यूशन उनका दिया हो। कहा तो जा रहा है कि हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन सॉल्यूशन तो कभी दिया ही नहीं। यकीनन ऐसा होता। मसला यह है कि अगर मुदाखलत ना होती तो टांगें टेढ़ी ना होती। जब शाहदूले के मज़ार पर बच्चों के सरों पर शिकंजा लोहे का लगा दिया जाता है तो वो ग्रो नहीं करते हैं, वो शाहदूले के चूहे ही पैदा होते हैं। और हमारे सियासतदानों के सरों पर यह शिकंजा हमेशा कसा रहता है। बेईमानी करने की इजाज़त होती है, बिल्कुल होती है, और उस पर कोई मुआवजा नहीं होता है। चोरी करने की इजाज़त होती है, करप्शन करने की इजाज़त, ठीक, बस जाहिर ऐलान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ उसको बाद में किरदार। ठीक है, जरा साबिर शाकिर साहब को इसमें आने दीजिए। साबिर शाकिर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को थियोरेटिकली तौर पर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से निकाल दें तो क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर हमें क्या इतनी मेंटल एनर्जी, इतनी सेरेब्रल एनर्जी, इतनी दिमागी ताकत, इतनी एक कोई एबिलिटी है, आइडियाज़ की नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का सोल्यूशन ढूंढ सकें? देखिए, ये बुनियादी तौर पे बात ही गलत है और ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी स्टेट अफेयर से आप वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को निकाल दें। इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं जी? इस्टेब्लिशमेंट वो मशीनरी है जो मुस्तकिल तौर पे स्टेट अफेयर्स को चलाती है। उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशल सर्विस के लोग भी हैं, जुडिशरी भी है। ये इस्टेब्लिशमेंट, इसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल फेस तो तब्दील होते रहते हैं। एक सियासी जमात आती है, दूसरी सियासी जमात चली जाती है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कल को प्रेसिडेंट जो बाइडन होंगे, और जैसे ही जो बाइडन आएंगे, पहला दिन होगा, तो उनके सामने जो पिछले 5-4 सालों में जो कुछ हुआ उनको कौन इन्फॉर्म करेगा? वो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट इन्फॉर्म करेगी, वो पेंटागन ब्रीफ करेगा, वो CIA ब्रीफ करेगा, वो FBI ब्रीफ करेगा, वो लोग ब्रीफ करेंगे, अटॉर्नी जनरल आके ब्रीफ करेगा। ये है एस्टेब्लिशमेंट। ये तो पाकिस्तान में एक जहालत की इंतहा है और एक लिबरल माफिया जो है वो मुसल्लत है, और वो बाकायदा तौर पे एक बैरूनी एजेंडे के जरिए यहाँ पे ये बहस पाकिस्तान में छेड़ी जाती है, और उसमें हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर उसमें शामिल होते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट तो स्टेट चलाती है। आज क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता है कि जनाब CPAC में पीछे क्या हो चुका है और आइंदा क्या करना है? वो एस्टेब्लिशमेंट बताएगी। वो एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन ऑफिस में जो फाइलें पड़ी हैं पिछले 70 सालों से, उसके बारे में किसने ब्रीफ करना है? एस्टेब्लिशमेंट ने ब्रीफ करना है।
और यही चीज़ आप इंडिया में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, सिर्फ ये यहाँ पे रिवाज है हमारे यहाँ कि जनाब स्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई भी स्टेट नहीं चल सकती। और ये एक इनका एक दीवानों का ख्वाब है जो ये इस तरह से अपने सर फोड़ते रहते हैं। और अब भी आपने देख लिया कि जो 16 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ और 25 अक्टूबर तक ख़त्म हुआ, और कल जो PDM का इजलास हुआ उसमें जो माया नाज जो समझने वाले लोग हैं वो समझ गए हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जो है वो एक अपना ही एजेंडा लेके आगे बढ़ रहा था, ज़ाती मफाद का एजेंडा था, ज़ाती इंतकाम का एजेंडा था। और वो सारे मुसलसल ये बता रहे हैं कि जनाब ये एजेंडा नहीं चल सकता। तो कल PDM के जो इजलास में ये जो तू तड़ाक हुई है वो सारी बातें वहाँ पे कन्वे कर दी गई हैं। बिलावल ने पब्लिकली आके कहा कि जनाब ये चीज़ें तय नहीं हुई थी और ना हमने आज तक ये तरीका कहीं देखा है। उन्होंने BBC को भी इंटरव्यू दिया, समर अब्बास को भी दिया, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये तरीका जी नहीं चल सकता और ना हमने ये कभी देखा है। तो बल्कि वो हिसाब मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, ब्रेक से पहले क्विक रिस्पांस ले लें लगारी साहब। लगारी साहब मेरा ख्याल है 30-40 सेकंड होंगे, जल्दी से। नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये दूसरी बात ये साबिर शाकिर साहब ने, लेकिन जो सियासत मामलात में मुदाखलत है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। एकदम सियासतदानों को रांदाए दरगाह कर देना और उनको बिल्कुल खारिज कर देना। आप मौलवी AK फजलुल हक को कहें कि जनाब तुम गद्दार हो और तुम जो है वो करप्ट हो, हुसैन शाही सोहरवर्दी को कहा जाए कि तुम गद्दार हो और तुम करप्ट हो, तो फिर मामला नहीं चलेगा, नहीं चल सकेगा। इसलिए कि पहले आप ये ना करें, उनका हुकूमत करना उनका काम है और मुंतखब होकर आते हैं और आप 3 महीने के बाद उनको निकाल देते हैं कि जाओ भाई तुम गद्दार हो और तुम्हारी हुकूमत तोड़ रहे हैं। यही हुआ था चवन में, जब उसको फ्रेंड जीत कर आया था, आपने उसके साथ क्या किया था? 3 महीने के अंदर अंदर उनकी छुट्टी कर दी थी और कहा था कि जाएं जी, आप तो बिल्कुल मिल चुके हैं इंडिया के साथ, एक साथ का जिंदगी भर। और बाद में फौरन बाद आपने फिर उसको गवर्नर बना दिया और कहा कि आप फिर वजीर दाखिला बना दिया और वही एस्टैब्लिशमेंट थी। एक दिन उसको गद्दार कहा, फिर उसको गवर्नर बनाया, फिर उसको वजीर दाखिला बना दिया। ये बात समझ में आने वाली नहीं। ठीक। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं। लोगों को यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि बहुत से लोगों को खुल के तो लोग कह नहीं रहे, लेकिन उनको यानी कुछ शक सा ज़रूर हो रहा है बहुत से लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड कि अमेरिका के इंतखाबात की स्विंग स्टेट्स में जिस तरह से पोस्टल बैलेट इतना ज़्यादा डला है, वहाँ पर भी शायद एक तीसरा कोई हाथ था जिसने असूली तौर पर यह फैसला कर लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए खासे अहमक हैं, मज़ीद 4 साल ऐसे नहीं चल सकेंगे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ शाहीन से भाई साहब की तरफ। शाहीन से भाई साहब, आप खुद एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर इन चीफ रहे, उससे पहले भी बहुत दफ़ा आप एडिटर रहे अखबारात के, अंग्रेज़ी अखबारात के। बड़ा एक अखबार है जिसने अपने इदारिये में लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने ढके छुपे बहानों के ज़रिए जलसे करने शुरू कर दिए सवात में और हाफिज़ाबाद में, और इनको तो ये जलसे ही नहीं करने चाहिए। और जो इन्होंने जलसों में इल्ज़ाम लगाए हैं नवाज शरीफ पे, इनको नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज ये तो एक तो टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ख़ुद जब उन्होंने कहा कि बिजली के बिल ना दें, रेमिटेंसेस ना भेजें बैंकिंग चैनल से 2014 में, तो वो दर हकीकत ख़ुद भी इसी किस्म की बातें करते थे जो बगावत के ज़ुमरे में आती थी। तो आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो एडिटोरियल है और जो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था, जो स्टैब्लिशमेंट के रोल पे बात हो रही थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि लगारी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिन पॉलिटिशियंस को नहीं करने दिया गया, रोका गया, हर जगह उनके सर पे वो जो उन्होंने कहा कि एक लोहा बांध दिया गया, ग्रो नहीं हुए शिकंजा। मगर जब पॉलिटिशियंस को मौका मिला, जब जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौका मिला था, उस पर पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके नीचे थी, मगर उन्होंने दोबारा उनको स्पेस दिया कि वो फिर दोबारा ग्रो करें। एस्टेब्लिशमेंट ग्रो करके उनके ऊपर दोबारा आ गई। बेनज़ीर को मौका मिला, जब लाया गया दोबारा, फिर उन्होंने मौका दिया और वो कंडीशन कंप्रोमाइज करके आई। इसी तरह आजकल जो है, जो लेवल ऑफ हमारे पॉलिटिशियंस का कॉन्डक्ट और लेवल जो है, इसको ऊपर होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के लेवल से, तो फिर आप डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। यानी ये जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ये बात, और इसलिए ये हमेशा उनका रोल रहेगा जब तक आप अपने आप को उनसे बेहतर साबित ना करें। जो इमरान खान साहब की बात की है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है कि आजकल का लेवल जो है हमारे डिस्कोर्स का,
आप देख लें कि आप आजकल बिलावल साहब है या मोहतरमा मरियम है या खान साहब, इमरान खान साहब है, उनका लेवल जो डिस्कशन का है वो ऐसा है कि आप कैसे उनको कह सकते हैं कि आप बेहतर ऑल्टरनेटिव होंगे अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए। और फ्री तो खैर छोड़ा नहीं जाता, जाहिर है जैसा कि साबर साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा होता है और वो कंसल्टेटिव रोल होता है, लेकिन डोमिनेंट रोल नहीं होता। मगर हमारे पॉलिटिशियंस का रोल इतना छोटा है कि वो खुद ब खुद ही डोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब जरा इस पे रोकें यहीं पे। नज़ीर लगारी साहब, ये जो एक दूसरा भी एक आर्गुमेंट है उसको देखने की ज़रूरत है कि ऑपोजिशन, एक चीज़ होती है इम्प्लीमेंट कर सकना कि आपको ताकत मिली है, आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। एक है कि कम से कम आप थ्योरेटिकल मॉडल देते हैं। दुनिया की बहुत ज़्यादा जो साइंस है, इवन नोबेल प्राइज़ जो मिलते हैं वो थ्योरेटिकल मॉडल्स के ऊपर मिलते हैं कि आपका एक खाका होता है। अब आप देख रहे हैं कि पीडीएम एक तहरीक चला रही है, गिलगित बल्तिस्तान में जलसे हो रहे हैं, बहुत जलसे हो चुके हैं। कहीं कोई खाका के पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल का हल क्या है? ये तो कह दिया जाता है कि हम जी देखिए महंगाई कितनी हो गई है, भाई आप आटे की कीमत को कैसे कम करेंगे, आप पाकिस्तान का हेल्थ पॉलिसी का सलूशन कैसे देंगे, उसके लिए फंड मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, हिंदुस्तान को आंखें कैसे दिखाएंगे, कश्मीर का कुछ कैसा करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो बतदरीज उसमें इजाफा हुआ है, 10 रुपये से ज़्यादा अगेंस्ट डॉलर 158 पे है इस वक्त डॉलर जो है। ये सब चीज़ें तो कहीं डिस्कस होते आपको नज़र नहीं आ रही कि करंट अकाउंट पाकिस्तान का जो है वो पहली दफ़ा बहुत सालों के बाद पॉजिटिव हो गया है। तो इन जलसों के अंदर तो बेसिकली सिंड्रेला किस्म की स्टोरीज डिस्कस हो रही हैं, ये शहजादा ये शहजादी, वहां तो कुछ थ्योरी भी कोई नहीं है। इसकी क्या वजह? मैंने अर्ज किया ना कि जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब जहन जकड़े हुए होते हैं, तो वहाँ से बड़ी बातें नहीं आ सकती हैं। हमारे यहाँ सियासतदानों को एक महदूद ग्राउंड में रखा गया, उसी में। मैं आपको इंतहाई आजिज़ी के साथ, इसलिए कि शाहीन साहब मेरे बड़े हैं और मैं हमेशा उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, तो उनके साथ मैं बिल्कुल मकालमे में भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक इंटरव्यू मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर वक्त में बताता हूँ कि गुल हसन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, बताते हैं कि भुट्टो साहब ने मुझे 20 दिसंबर को कहा, जब टेक ओवर हो गया, तो कहा कि भाई हम जो है वो आपको जो है आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो आप अपना इंटेंशन दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे सोचने का टाइम दें। फिर वो सोचने के लिए एक अलग कमरे में चले गए। वो 1 घंटे तक सोचते रहे। ये खुद वो कह रहे हैं कि मैं सोचता रहा। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद जे रहीम आए। अब जे रहीम पार्टी में सेकंड पोजीशन रखते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। तो मैंने उनको गालियां दी और मैंने कहा कि भाग जाओ, ये अभी मैं सोच रहा हूँ अभी तक। यानी बाकायदा वो गालियां मैं दोहरा नहीं सकता, वो गालियां उन्होंने दी और वो इंटरव्यू में छपी, वो और उनकी जिंदगी में छपी। ये सब कुछ हुआ है। जब भारी हुई एक शिकस्त हम खा चुके हैं, उस दिन, जिस दिन ये वाकया हुआ है, उस दिन जो है उसका मिजाज ये है, जो अब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उसका मिजाज ये है कि वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी का जो है उससे आराम से भी कह सकते थे। वो कहा, मैंने उसको फिर गालियां दी, मैंने कहा भाग जाओ, अभी मैं सोच रहा हूं। तो ये एक माइंड सेट है। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता है कि ये माइंड सेट खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो सियासत को ग्रो नहीं होने देता है। और सियासत को क्या, हमें भी ग्रो नहीं तो एक और भी प्रॉब्लम है ना, बहुत चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता है कि काम होता है या कहीं और होता है, हमें नहीं पता है कि हमारे यहाँ पर तो हमारी इकोनॉमी के बारे में वजारत खजाना में और लेकिन यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता है कि बहुत से फैसले जो है वजारत उज़्मा वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटरी में या कहीं और होते हैं, किसी चीज का पता नहीं चलता है। बेनज़ीर ने बाहर आकर कहा था कि मैं आई वॉज मेयर ऑफ पाकिस्तान, आई वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये मसाइल तो थे ना, ये मसाइल रहे हैं इस तरह के, तो जिसकी वजह से स्पेस कम हुआ है। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई थ्योरेटिक आइडियाज भी हमें नजर नहीं आ रहे। डिबेट ये नहीं हो रही है कि पाकिस्तान में अगर गरानी है, महंगाई है, तो हम इसका हल कैसे निकालेंगे। हमने तो कभी नहीं सुनी। आपने कभी सुनी है कि कभी बात कर, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को असेंबली में सुना, इतनी अहमकाना उन्होंने बात की। पहले उन्होंने कहा कि आटा जो है वो 70 रुपए किलो का बिक रहा है, उसके अगले ही सांस में उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को सपोर्ट प्राइस जो है आटे की, वीट की, वो 1600 से बढ़ा के 2000 कर देनी चाहिए। यानी इतनी ज्यादा लॉजिक की और अक्ल की तौहीन की जाती है पाकिस्तानी असेंबली में।
इस पे क्या जवाब है आपका कि यानी अक्ल से कोरे हैं लोग? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की उसकी कोई सेंस नहीं। ये कहता हूं कि हमारे पास देखें, फिर बात करते हैं। एक तो हमारे सामने आप मौजूद हैं, आपका बड़ा तजर्बा है। हमारे सामने शाहीन साहबाई साहब मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जनाब, आप इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ जाते हैं तो फिर देखें कि मोहम्मद शुएब कहाँ से आए थे, फिर आप देखें कि बरकी साहब कहाँ से आए थे, फिर आप देखें कि शौकत अजीज कहाँ से आए थे, फिर आप देखें मोइन कुरैशी कहाँ से आए थे, फिर आप देखें महबूबुल हक कहाँ से आए थे। हमारी इकनॉमी को संभालने वाले लोग कहाँ से आते रहे हैं। हमारा मसला ही ये है कि हमने आज़ादाना पॉलिसियाँ नहीं बनाई। हमारी पॉलिसियाँ IMF की ख्वाहिशों के मातहत रही हैं। हमारी पॉलिसियाँ वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन के तहत रही हैं और वो लाए गए। और लाने के बाद मैं नहीं जानता था, मैं हल्फन कहता हूं, मैं नहीं जानता था कि मोइन कुरैशी साहब का जोग्राफिया क्या है और वो कहां से हैं और किस तरह से हैं। शौकत अजीज साहब का पता था कि उनके वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में थे और उन्होंने यहाँ पढ़ा था, सेंट पेट्रिक्स में पढ़ा था कराची में, ये तो हमें मालूम था। लेकिन हमने मोइन कुरैशी साहब के बैकग्राउंड का भी नहीं पता था। अचानक आए, वजीर आज़म बन के पाकिस्तान के, फिर चले भी गए, मालूम हुआ कि शनाख्ती कार्ड भी उनके। देखें, इस तरह नहीं होता है कौमों के साथ। इस तरह के मजाक दुनिया में कहीं और नहीं हो सकते, यहाँ होते रहे। हम इस सूरत हाल में कहेंगे कि हम ख्वाजा आसिफ को कहें कि भी इकोनॉमी पॉलिसी बनाओ, भाई हमारे दिमाग पर जो वो लोहे का खोज चढ़ा हुआ है वो तो हटे ना, फिर बनाएंगे पॉलिसियां। हाँ, अच्छा ठीक है। साबिर शाकिर साहब, हम तनकीद भी करते हैं बहुत गवर्नर स्टेट बैंक को, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ज़ाहिर जवाब भी नहीं दे सकते। लेकिन वो जो बेसिकली पॉलिसी लेके चल रहे हैं, उस पॉलिसी के नतीजे में 10-10.5 रुपए डॉलर की कीमत 168 से गिर के 158 कुछ पैसों पे आ गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा पहली दफ़ा बहुत सालों के बाद जो है वो पॉजिटिव हुआ। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें किसी डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन लगारी साहब ये समझते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं वो नेसेसरली वो नुकसान ही पहुँचाते हैं। देखें, लगारी साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और वो तारीख से वाकिफ़ हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं जनरल कमर जावेद, मौजूदा लीडरशिप की बात हो रही है ना, मिलिट्री लीडरशिप की, ये जो मौजूदा फेज़ शुरू हुआ है ये कहाँ से शुरू हुआ है? पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की और उसके बाद यूसुफ गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए, तो वो GHQ ने तो नहीं किया था, वो ना ही PCO जजेस ने किया, ना ही मुल्क में मार्शल था। सैयद यूसुफ गिलानी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नतीजे में फारिग हुए, पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की। उसके बाद आ जाते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, उसमें भी पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की और नवाज शरीफ साहब खुद गए सुप्रीम कोर्ट कि जनाब ये मसला हल कर दें पनामा का, और चीफ जस्टिस ने वापस लिखा कि जनाब पहले TORs बताए जाएं, डोमेन बताई जाए, उसके बाद करेंगे। और एक दफ़ा हमने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पूछा कि जनाब ये आप लोग तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ फ़ौज ने बगावत की तो लोग निकल आए सड़कों पे, तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं भी यही कहता हूँ हमारे सियासतदानों को कि वो अपने आप को पहले तैयब उर्दवान वाली पोजीशन पे जाके ले जाएं, वहाँ पे ले जाएं, और जब उनका कद काठ इतना बड़ा हो जाएगा तो किसी जर्नैल को, किसी फौजी अफसर को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट संभालने का कू करने का सोचे भी। मसला ये है कि इनकी अपनी नाअहलियाँ हैं। और क्या ये जो मौजूदा फेज़ है, क्या नवाज शरीफ साहब को GHQ ने डिस्क्वालीफाई किया? सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स लार्जर बेंच, उन्होंने कितने मौके दिए नवाज शरीफ साहब को? क्या आप आएँ सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बता दें कि ये मनी ट्रेल क्या है, ये पैसे कहाँ से आए, कैसे गए, इतनी सी बात। उन्होंने कतरी ख़त भी नहीं छोड़ा, कभी कतरी ख़त ले आते थे, कभी नवाज शरीफ का खिताब कौमी असम्बली का सुन लें, मीडिया टॉक सुन लें, सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद जब एग्जॉस्ट होने के बाद फिर GIT बनी, GIT को भी जवाब नहीं दिया, फिर एहतसाब अदालत ने फैसला दिया, वो हो गया। अब अगर ये फ़ौज इस वक्त जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या DG ISI फैज़ जनरल फैज़ ये जाती उम्रा गए थे, या जाती उम्रा के लोग इनके पास आए थे बात करने के लिए कि जनाब हम आए बैठ के बात करते हैं, और वो पूरा क्या था, वो क्यों फिर इधर गए GHQ में,
और इनसे मुलाकात करने और इनसे फिर दोबारा मामला तय करने के लिए क्या इनकी तरफ से कोई पैगाम, क्या GH2 की तरफ से था, जनरल बाजवा की तरफ से पैगाम आया था, या जनरल फैज ने इनको फ़ोन करके कहा था कि आए जनाब बैठ के बात कर लेते हैं? तो जब ये सारी चीज़ें खुद जाते हैं उधर, बार बार जाते हैं, और शाहीन शहबाज साहब भी, लगारी साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि या तो आप कंडोलीज़ा राइस के ज़रिए आप इक़्तिदार में आते हैं और मामला तय करते हैं, NRO के ज़रिए जो आप इक़्तिदार संभालते हैं तो आप डट जाएं। और इस वक्त भी अब इशू क्या है, इस वक्त भी जो आपने कहा कि मामलात पॉलिटिक्स के हैं, पॉलिटिक्स में तो हो ही नहीं गुफ्तगू रही, और बाकी महंगाई कहाँ गई और गुड गवर्नेंस कहाँ गई, उसकी तो गुफ्तगू ही नहीं हो रही। और कैसे है, क्यों है? ब्रेक लेने दीजिए मुझे, सोचिए ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को वापस आते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं सीधा चलता हूँ शाहीन शहबाज साहब के पास, मेरे पास 8 मिनट है। शाहीन शहबाज साहब, मैंने ब्रेक में शाहीन शहबाज साहब बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं कि असल में पाकिस्तान की सियासी जमातों का जो असल में चैलेंज होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतर गवर्नेंस के हवाले से, और अगर रिजल्ट हासिल करने हैं तो वो क्या है। पाकिस्तान में बात होनी चाहिए कि मीनिंगफुल एजुकेशन जो है, ऐसी एजुकेशन जिसमें लोगों को सिर्फ डिग्री ना मिले बल्कि उनको स्किल्स मिले, उसके साथ उनको वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स चाहिए। जो टेक्निकल स्किल्स उनको साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स के अंदर, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उसमें चाहिए। पाकिस्तान को सोचना है कि अगर उसको महंगाई पे काबू पाना है तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको मैनेज करना है। डिमांड एंड सप्लाई तब मैनेज होगी जब डॉलर के रेट के और रुपये का जो गिरना है उसको कंट्रोल किया जाएगा। वो तब गिरेगा जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें इजाफा होगा, इंपोर्ट्स निस्बतन जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, और यूं आप घरानी के ऊपर और महंगाई के ऊपर काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर यील्ड जो है पर एकड़ वो गालिबन दुनिया में सबसे कम है, इस खत्ते में भी सबसे कम है, हिंदुस्तान से बहुत कम है, चीन से बहुत कम है, बांग्लादेश से कम है, उसको बढ़ाने पे गौर करना होगा। पाकिस्तान को अपनी नई इंडस्ट्री को एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, इसलिए कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ने $2 ट्रिलियन रख दिए हैं क्लीन एनर्जी और इसे कहते हैं क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और पेरिस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में अमेरिका वापस जा रहा है और जीरो एमिशन रेट की उनकी कोशिश है। इसका मतलब है हमें इन तमाम चीज़ों से हमें इनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो शाहीन शहबाज साहब, कुछ और आप इस पे पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो कर दें। क्या वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा? देखिए डॉक्टर साहब, ये बातें बिल्कुल सारी जो है ये करने की है और अर्जेंट है, लेकिन इससे पहले हमें 2 बातें करनी पड़ेंगी जो कि हम अभी तक नहीं कर सके। एक तो हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और हाथ ही नहीं मिला रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये करने की जरूरत है कि आप ये चोरी और करप्शन के इल्जामात को अलग कर दें और बाकी पॉलिटिक्स को अलग कर दें। ये जब तक आपने मिक्स करके रखी है, दोनों को एक दूसरे पर कंडीशनल बना दिया है, तो ये मामला डेडलॉक है। आप ये कह रहे हैं कि जी ये करप्शन के मामला चलने दें अदालतों में और जहां जहां चलते हैं, बाकी बातों पे आए सब बैठे और बात करें। और मेरा ख्याल है कि सब तैयार है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इसके अलावा हम बात करने को तैयार हैं, बाकी लोग भी इस पर तैयार हो जाएं। मगर ये पर्सनल जो उन्होंने बना लिया है कि जी सारा 1 पॉइंट एजेंडा रह गया है कि जी इमरान खान को हटा दो, चले उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैप्टन या जनरल इमरान खान आ गए तो फिर आप क्या करेंगे, और ये मसला तो इस तरह हल नहीं होगा। तो ये सारा आपने जो एजेंडा दिया है बिल्कुल ये सही एजेंडा है और इसी पे चलना चाहिए, लेकिन ये पहले ग्राउंड रूल्स तो तय करना है कि जी हमने किन रूल्स के तहत चलना है। ठीक है। साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला है क्या पॉलिटिक्स का? मैंने तो खासे इश्यूज जो हैं वो गिनवाए हैं, आपके सामने रखे हैं मैंने टेबल में, कि असल में ये वो इश्यूज हैं अगर हमको वाकई महंगाई का हल निकालना है, गरानी करनी, आलू टमाटर सस्ते करने, तो ये इस तरह से होंगे। बिल्कुल सही बात कही है आपने भी और शाहीन शहबाज साहब ने भी, कि असल तो लोग मुंतखब करते हैं पॉलिटिशियंस को, हम सारे मिल के इसलिए करते हैं कि वो स्टेट अफेयर्स को चलाएं और रियासत को एक वेलफेयर स्टेट बनाएं और आवाम के मसाइल का हल तलाश करें, और पार्लियामेंट में ऐसी लेजिस्लेशन हो और ऐसी गवर्नेंस हो कि जिससे आम आदमी से लेके हर शहरी को रिलीफ मिले और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये है, लेकिन ये आने के बाद होता यही है कि फिर बदकिस्मती से ये अपने मैंडेट को फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस मंशूर को निकाल लेते हैं जो इनके पॉकेट्स में होता है। वो मंशूर जिसका ऐलान किया होता है, वो मंशूर जो मंशूर दिखा के इन्होंने वोट लिया होता है,
उस मंशूर पे फिर ये अमल नहीं करते, और यही हमारा अलमिया है। और उसके बाद फिर हम हो जाते हैं जी इख्तदार भी नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है, इख्तियार, वो कैसे लिया जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इस वक्त भी जो मौजूदा गवर्नमेंट का भी यही हाल है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो उसको गवर्नेंस पे देनी चाहिए, गवर्नेंस पे आएँ और महंगाई, सोशल वेलफेयर के काम करें, महंगाई को कंट्रोल करें और आम आदमी के मसाइल हल करें। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट का भी अलमिया ये है कि वो भी एक अकाउंटेबिलिटी का जो एक नैरेटिव है उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से शरीफ फैमिली एक दूसरा नैरेटिव लेके चल रही है, और पीटीआई जो है वो भी सुबह से शुरू होते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है एक वजीर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर तर्जुमान आते हैं, फिर तीसरी कैटेगरी की आती है, और उसमें एक ही चीज़ नजर आती है, अकाउंटेबिलिटी के साथ कंपीट कर। अकाउंटेबिलिटी का काम है, नैब करे, FIA करे, कानून नाफिज करने वाले इदारे करें, अदालतें करें। आपका काम है गवर्नेंस और मसाइल हल करना। तो इस पे आ जाएं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ठीक, लगारी साहब, जो असल इश्यूज़ हैं जो मैंने आउटलाइन किए हैं, और मेरा ख्याल आप उनसे एग्री करेंगे कि असल इश्यूज़ यही हैं। अगर हमें महंगाई पे काबू पाना है तो बेसिकली हमें पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल करना है। एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल तभी होगा जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, कंपैटिटिव होंगी, इंपोर्ट्स पर रिलायंस जो है उसकी कम होगी। एक्सपोर्ट्स तभी कंपैटिटिव होंगी जब पाकिस्तान की वर्कफोर्स की टेक्निकल स्किल्स, उसकी एजुकेशन, उसकी एबिलिटी जो है ह्यूमन रिसोर्स की बेहतर होगी। वो मैंने सारे इश्यूज़ आपके सामने आउटलाइन किए। इन इश्यूज़ पर बात नहीं होती, इसकी शायद वजह यह है कि ऑपोजिशन, अगर आप सारे लीडरों को देखें, अक्सरियत जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की है, और खास करके इस वक्त हमारी जो की ऑपोजिशन लीडर है, लीडरशिप है, जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं और उस दूसरे बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने डिग्री तो कहीं से ले ली है और मोहतरमा मरियम नवाज ने भी कुछ ली भी है डिग्री वगैरह, लेकिन इन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। यानी इन्होंने कमाई कभी की ही नहीं है। इनको कभी ज़मीन, इन्हें कभी ना इन्होंने बैंक में नौकरी की है, ना ये स्कूल में टीचरी की है, इन्होंने काम किया ही नहीं है। ये लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को। इन्होंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया। ये इस तरह की सूरत हाल में पैदा हुआ। ये इस किस्म की लीडरशिप किस तरह से कभी कोई इशू का हल निकाल सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास नर्सरियां नहीं हैं जहां से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। बेसिक होती थी एक ज़माने में, और वो भी शायद अच्छी थी या बुरी थी, मुझे नहीं मालूम है, कि हमारी यूनियन होती थी, स्टूडेंट्स यूनियन होती थी, फिर वो आगे बढ़ते थे, उसमें से सियासत में लोग आते थे। हमारी ट्रेड यूनियन होती थी, उसमें से लोग निकलते थे, फिर आगे सियासत में आते थे। हमारी लोकल बॉडीज होती थी, उनमें से लोग निकलते थे, फिर आगे आते थे। यहाँ पर वो जागीरदारी के अंदर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर हो वो कबायली भी हो, गुलामाना भी हो और जागीरदाराना भी हो, और उसके अंदर हम इनकलाबी इक़दाम करें कि जनाब एक हाईली क्वालिफाइड बंदे जो स्किल रखते हों, हम उनको पॉलिटिक्स में लाएं। देखें, इस एवोल्यूशन को तो चलने देना। मसला ये जो दरवाजे हमने बंद कर दिए, उन दरवाजों को तो खोलें, लोगों को आने दें, सियासी अमल में शरीक होने दें। ठीक, अच्छा, वक्त खत्म हो गया। लगारी साहब का भी और साबिर शाह का भी, शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये पूरी बहस आपने देखी, खासी तेज़ फैसला आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।